नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम के लिए वो ही डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम आपको एडिशनल फैक्ट्स भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो उड़ीसा की झांकी बनी है। उड़ीसा की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकियों में चुना गया है। उड़ीसा विंस फर्स्ट प्राइज। गुजरात बैग्स टॉप पोजीशनिंग और पीपल्स चॉइस कैटेगरी में गुजरात को टॉप पोजीशन मिला है। इसमें उड़ीसा की कलरफुल टेब्ल्यू थी, जो कि 75 रिपब्लिक डे परेड में शो की गई थी, जिसमें उड़ीसा ने अपना हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रदर्शित किया था और इसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को भी दिखाया था। ये देखिए, ये है उड़ीसा की झांकी, जो कि रिपब्लिक डे परेड में उड़ीसा की तरफ से प्रदर्शित की गई थी, जिसमें महिलाओं का भी अहम रोल दिखाया गया है और उनका हैंडलूम सेक्टर भी दिखाया गया है कि हमारा हैंडलूम सेक्टर को फेमस करने के लिए भी यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखिए, इसमें इसमें होता क्या है कि जो हमारा रिपब्लिक डे का इवेंट होता है वो रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जो है उन्होंने 30 जनवरी 2024 को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी के लिए पुरस्कार इनको प्रदान किए थे। तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट। हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके जो पुरस्कार के जो विजेता हैं उनको 30 जनवरी 2024 को घोषणा की गई थी। उड़ीसा की झांकी को में क्या प्रदर्शित किया गया था? महिला सशक्तिकरण और हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को दिखाया गया था। आगे देखिए, इसमें लोगों की पसंद श्रेणी में गुजरात की झांकी को मिला पहला स्थान। गुजरात का एक गांव है दोरडो, दोरडो पर्यटक गांव, जिसको प्रदर्शित किया था और इस झांकी को लोकप्रिय पसंद श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है इसने। टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 झांकियां ही सेलेक्ट की गई थी। झांकियों को सेलेक्ट करने पर भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्यादा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 16 ही सेलेक्ट की गई थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय जो हैं और भी कई अन्य विभाग हैं उनको भी सेलेक्ट किया गया था। उनकी भी 9 झांकियां यहाँ पे कर्तव्य पथ पर निकाली गई थी। जो पारंपरिक परेड के दौरान लोकतंत्र की जननी विषय पर संस्कृति मंत्रालय यानी कि मंत्रालयों में से भी एक झांकी सेलेक्ट की गई थी, जिसको प्राइज मिला था। इसमें से संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ संसद का कौन सा सत्र शुरू हुआ है? तो संसद का हमारे देश में बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र 31 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, जो कि अप्रैल तक चलेगा। जो हमारा बजट सेशन है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के भाषण से स्टार्ट हुआ था, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहली बार हमारा बजट प्रदर्शित किया जा रहा है। पहली बार न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में बजट की घोषणा की जा रही है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही लोक सांसद संसद को प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट रखा था। इसमें देखिए आगे क्या होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया है और सबसे पहले राष्ट्रपति का संबोधन हुआ था, उसके बाद अंतरिम बजट पेश हुआ है। इसके अब काफी दिनों तक इसमें जो अंतरिम बजट पेश किया गया इसके ऊपर संसद में बहस होगी। वो बहस होने के बाद ये फाइनेंस बिल बनेगा आखिर में जाके, जिसको कहा जाता है फाइनेंस बिल, जो कि पास होने के बाद बजट अप्रूव होता है। चुनाव से पहले निवर्तमान सरकारों के लिए अंतरिम बजट बनाना आम बात हो गई है। हालांकि इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बजट नाम का शब्द नहीं है, फिर भी हर साल हम बजट सुनते हैं। अंतरिम बजट क्या होता है? चुनावी साल में सत्तारूढ़ सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकती। इसके बजाय वित्त मंत्री एक अंतरिम बजट पेश करते हैं, जो थोड़े समय के लिए सरकार के खर्चों और राजस्व को कवर करता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक नई सरकार निर्वाचित होकर कार्यभार नहीं संभाल लेती। अंतरिम बजट उसी समय पर प्रस्तुत किया जाता है जिस समय केंद्रीय बजट एक नियमित वित्तीय वर्ष में होता है।
इसमें बजट के बारे में ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में बजट शब्द नहीं लिखा गया है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का शब्द लिखा गया है, जिसका मतलब ही होता है बजट पेश करना। तो जो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में ये लिखा है, पर बजट शब्द कहीं भी नहीं लिखा है। ये बजट बनाता कौन है? तो बजट बनाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक डिवीजन होता है बजट बजट डिवीजन, जो कि इस बजट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। बजट पेश करने की क्या-क्या प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले बजट बनने से लेकर फाइनेंस बिल बनने तक क्या-क्या प्रक्रियाएं होती हैं? तो सबसे पहले बजट पेश होता है संसद में, फिर डिस्कशन होता है काफी दिनों तक बजट के बारे में, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज इसकी जांच करती हैं, फिर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, जो पैसे की मांग की गई है उसके लिए वोटिंग की जाती है, जो सरकार पैसा चाहती है वोटिंग होगी उसकी, फिर पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल होता है, और फिर लास्ट में होता है फाइनेंस बिल पास हो जाता है। भारत में 3 सेशन होते हैं, जो फिलहाल अभी बजट सेशन चल रहा है, जो कि जनवरी टू अप्रैल तक चलता है। इसमें बजट बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फिर होता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई टू सितंबर के दौरान कंडक्ट किया जाता है। इसमें कई तरह के बिल पेश किए जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिर होता है विंटर सेशन, जो कि दिसंबर से जनवरी तक किया जाता है, जो कि सबसे छोटा सेशन होता है। हमारे तीनों सेशंस में से सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 93rd रैंकिंग भारत को हासिल हुई है इसके अंदर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी कि भ्रष्टाचार कितना है देश में, उसके आधार पर दुनिया के 180 देशों में से 93rd रैंक हमको मिली है। आगे देखिए इसमें क्या बताया है कि चाइना को मिली है 76, और डेनमार्क जो है वो टॉप पर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। इंडिया की रैंक 93rd। इसमें और क्या क्या चीजें हैं देखिए, भारत भारत में इस बार 8 स्थान फिसलकर 93वें स्थान पर आए, क्योंकि पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 2022 में 85th रैंकिंग थी, जो कि इस बार 93rd हो गई है। भारत को नंबर मिले हैं 39 मार्क्स मिले हैं, जिसके आधार पे 93rd रैंकिंग मिली है। इसमें विशेषज्ञों और व्यवसायों की धारणा के आधार पर तैयार किया जाता है इस सूचकांक को। इसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर को ध्यान में रखते हुए 180 देशों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां जिसके 0 नंबर होते हैं वो बेहद भ्रष्ट होता है, और जो जिसके 100 नंबर के आसपास नंबर होते हैं वो देश बहुत ईमानदार देश को नंबरिंग को दर्शाता है। तो भारत को मिले हैं 39 मार्क्स, जिसके आधार पर 93वां स्थान रहा है हमारा, जबकि 2024 में हमको 40 मार्क्स मिले थे और 85वां स्थान रहा था। इसमें हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो म्यांमार का 162, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान को 133, श्रीलंका 115, चाइना को 76 और भूटान को 26। उत्तर कोरिया की बात करें तो 172, म्यांमार और अफगानिस्तान जो पड़ोसी देश है उन दोनों का ही 162 रहा है, और ये सबसे नीचे है सूचकांक में। और सबसे नीचे जो 180वां नंबर जो है वो है सोमालिया। सोमालिया के लुटेरे जो हाल ही में रेड सी में जो है शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं, वो ही सोमालिया, जो सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है पूरे दुनिया में 180 देशों में से। इस इंडेक्स को निकालता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो कि सूचकांक को निकालती है। ये संस्था 1993 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है, और इसको बनाया किसने है? वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मर इंप्लॉयज हैं, पहले के जो इंप्लॉयज हैं उनके द्वारा इन संस्था को बनाया गया है, और वही इस सूचकांक को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है? तो चाइना हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर देश बना है 2023 के पूरे फाइनेंशियल ईयर का। इस तरह से गाड़ियों को शिप्स में रखकर एक्सपोर्ट किया जाता है, ये शिप के अंदर रखी हुई हैं। चाइना ओवरटुक जापान एज वर्ल्ड्स टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर इन 2023।
इसमें डाटा क्या आया है हमारे सामने, देखिए। जामा यानी कि जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने 31 जनवरी 2024 के लिए अपने वार्षिक वाहन आंकड़े जारी किए हैं। इसके डाटा से पता चलता है कि जापान 2023 में 4.42 मिलियन वाहनों का निर्यात किया था, जबकि चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि CAAM की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में चीन द्वारा निर्यात किए गए वाहनों की संख्या 4.91 मिलियन थी, यानी कि जापान से ज्यादा थी। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल विनिर्माण यूनिट बनी हुई है। 2022 में जापान में मोटरसाइकिलों को छोड़कर वाहन उत्पादन कुल 7.84 मिलियन यूनिट था, लेकिन विदेशी उत्पादन लगभग 17 मिलियन यूनिट था। चीनी कंपनी BYD जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला टेस्ला से आगे बढ़कर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी बन गई है, चीन की कंपनी BYD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स? खेलो इंडिया विंटर गेम्स देश में आयोजित होने वाले हैं, जिनका मस्कट क्या रखा गया है? मस्कट यानी कि शुभंकर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर रखा गया है स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड जो है, जो कि स्नो एरियाज में मिलता है, हिली एरियाज में मिलता है, उसी को ही स्नो लिपर्ड जो है उसको मस्कट रखा गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का ये आर्टिकल है, जिसके अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मस्कट रखा गया है स्नो लिपर्ड, यानी कि शीन ए शी, जिसको रिवील किया गया है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, जिसनो जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जो ओपनिंग सेरेमनी है वो करेंगे लेह में। 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे ये। जो 2 पार्ट्स में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को खेला जाएगा। पहला है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, जो कि 2 फरवरी से 6 फरवरी तक खेले जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में खेला जाएगा 21 फरवरी से 25 फरवरी तक। इसमें देखिए, ये है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लोगो, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लिखा हुआ है, और ये है मस्कट। इस तरह से मस्कट बनाया जाता है, जिसके ऊपर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है पूरा लोग। इसमें और क्या डिटेल्स हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 लगातार चौथा संस्करण है ये, जो अभी खेला जाएगा। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लद्दाख में लद्दाख में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्की पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और गोंडोला जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। ये खेल यहाँ पे विंटर गेम्स में खेले जाते हैं। इसमें लद्दाख पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। पहली बार लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरा पार्ट होगा फिर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अब जो मस्कट रखा गया है स्नो लेपर्ड, उसको कहते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी है, जिसको खेलों का शुभंकर चुना गया है। ये भारत के अन्य हिमालय राज्यों और नेपाल, तिब्बत, भूटान, चीन और मध्य एशिया सहित पड़ोसी देशों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये है स्नो लेपर्ड के बारे में। इसके बाद भारत में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी खेले गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हाल ही में कंडक्ट किए थे गए थे 19 से 31 जनवरी तक आयोजित किए गए थे तमिलनाडु के 4 शहरों में, जो कि हैं चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित किए गए थे। इन खेलों को इन खेलों में जो टॉप मेडल लिस्ट रहा है, जो टॉप स्टेट रहा है, वो है महाराष्ट्र। टॉप इस आधार पे चुना जाता है कि किस राज्य को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले होंगे, वो ही इस पूरे इवेंट का टॉप स्टेट होता है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र रहा है, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे हरियाणा। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के लिए और आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए भी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो कहाँ पर हुआ, कब से लेके कब तक हुआ, कौन सा संस्करण है, ये छठा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि आयोजित किया गया था। ये कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टार्ट हो रहा है विंटर गेम, स्टार्ट होंगे 2 फरवरी से। ये खत्म हुए हैं 31 जनवरी को। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा पूरा डिटेल में। उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे ही वीडियोस के लिए, और लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।